डन। वॉइस वगैरह क्लियर है भाई सबको? जल्दी से बताइए तो आगे बढ़े हम। यस। ओके। तो अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट्स की, तो यहां पे हम समझ सकते हैं यंग्स मॉडुलस को, ई को, ठीक है। सो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, ठीक है। और ये चीज वैलिड है बिफोर फेल्यूर। या इसको हम लोग समझ चुके हैं अप टू सी पॉइंट। एक्चुअली में ये ए तक ही होता है, ठीक है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाया जाता है तो यहां आता है यंग्स मॉडुलस, ठीक है। और अब अगर आप ध्यान दो, सिग्मा एप्सिलॉन का प्लॉट बना चुके हैं, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम सब जानते हैं स्ट्रेट लाइन का स्लोप थीटा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप थीटा, तो टेन थीटा ही तो स्लोप होता है। y बराबर mx, m बराबर टेन थीटा, तो टेन थीटा इज नथिंग बट दैट इज e। तो ऑब्जेक्टिव में आपको कभी कभी e निकालने को आ सकता है, तो ये थीटा ले लीजिएगा टेन, दैट्स इट, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो शुरुआती कर्व होता है उसका जो स्लोप होता है वही यंग मॉडुलस होता है। Yes, Sandy. So we started today. Done? Okay. नेक्स्ट हेडिंग करेंगे इंक्रीजिंग कार्बन परसेंटेज। इन माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में अगर हम कार्बन को बढ़ाएं, ठीक है, तो इतना तो आप सब जानते होंगे, अगर कार्बन को स्टील में डालेंगे तो वो हार्ड होता जाता है और उसका बिहेवियर डक्टाइल से चेंज होके ब्रिटल की ओर बढ़ जाता है। जैसे क्या कहना चाहता हूँ बताता हूँ। जैसे दिस इज द कर्व फॉर माइल्ड स्टील, ठीक है, दिस इज द कर्व फॉर माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील में लगभग 0.2% कार्बन के आसपास होता है।
कार्बन को हम लोग C से लिख देते हैं। अब मैं कहूँ नहीं नहीं सर इसमें है ना 0.8% कार्बन कर दो, तो 0.8% अगर कार्बन कर देंगे तो ध्यान ये रखना कि इसका E नहीं बदलता है, E सेम है, ये कर्व थोड़ा ऊपर चला जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक है, E नहीं बदलता है, यंग्स मॉडुलस रिमेन सेम, मतलब इसकी हार्ड होने की वजह से अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ गई है। अगर ये यील्ड हो रहा होगा तो यील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया, हार्ड हो गया, और ज्यादा परसेंटेज बढ़ाओगे, और ज्यादा परसेंटेज बढ़ाया, मान लो 1% कार्बन कर दिया, तो 1.2% कार्बन कर दिया, तो ये बहुत हद तक ब्रिटेल में बदल जाता है। ब्रिटेल यार अभी तो कर पढ़ाया नहीं, लेकिन आप समझ गए ब्रिटेल में कोई यील्डिंग वेल्डिंग नहीं होती, अभी पढ़ेंगे ब्रिटेल का भी। तो जैसे जैसे आप कार्बन को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप देखना कि मटेरियल हार्ड होता जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। पर माय डियर जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है पर वो डक्टिलिटी घट जाती है। डक्टिलिटी घट जाने का मतलब है कि वो यील्डिंग नहीं देता है। फिर ये यील्ड हो रहा था अच्छा खासा, इसमें कम यील्डिंग दिख रही है, इसमें और कम, इसमें यील्डिंग ही नहीं दिख रही, जाता सीधे जाके फ्रैक्चर हो जाएगा। थैंक यू सिंह अभी। यस यस, डक्टिलिटी डिक्रीजेस, बिल्कुल सही। तो थ्योरेटिकली भी लिख सकते हैं कि अगर हम कार्बन परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे तो डक्टिलिटी कम होगी, हार्डनेस बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ब्रिटलनेस बढ़ेगी। Okay, I think now okay.
ओके, ऑल डन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माइल्ड स्टील पे हम कंप्रेशन टेस्ट भी कर देते हैं। तो माइल्ड स्टील पे जब हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, टेंशन टेस्ट तो कर दिया हमने, कंपेयर भी कर लेते हैं दोनों को। तो टेंशन टेस्ट तो ये हो चुका है, ठीक है, सब जान चुके इसके बारे में। कंप्रेशन टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट में देखो यंग्स मॉडुलस तो सेम ही रहेगा, मतलब जो स्लोप यहाँ है वही स्लोप यहाँ भी होगा, ठीक है, स्लोप वही होगा। कलर बदल देता हूँ, तो लाइन का स्लोप वही होगा, लेकिन स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा होगी। हमने पढ़ा था ना यार, माइल्ड स्टील अंदर की बात है ये, मतलब ई सेम होगा, और ई सेम होने का मतलब ये एंगल सेम ही होगा एक्स एक्सिस से। पर माय डियर ये थोड़ा और नीचे तक जाएगा, और नीचे तक जाएगा। इसकी हाइट और इसकी हाइट में ये वाली हाइट ज्यादा होगी, कंप्रेशन में ज्यादा स्ट्रोंगर होता है, ठीक है। और फिर यार जब कंप्रेस करोगे ना तो एरिया बढ़ता है और फिर शियर से फेल हो जाता है। मतलब सोचो यहाँ पे नेकिंग रीजन नहीं होगा। नेकिंग क्यों बोला था उसको, कि व्हेन एरिया डिक्रीज रैपिडली। अब यहाँ एरिया डिक्रीज थोड़ा ना होगा, कंप्रेस करोगे तो एरिया विल इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा शेप आएगा, तो फाइनली फ्रैक्चर। कंप्रेशन टेस्ट, नो नेकिंग रीजन। बाकी सब सेम ही होगा। 45 डिग्री के ऑब्लिक प्लेन से स्लिपिंग होगी, ऑल आर सेम, बट दो डिफरेंसेस होंगे, हाइट थोड़ी सी ज्यादा होगी, नेकिंग रीजन नहीं होगा। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा। चंदन कुमार, अभी डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, इलास्टिसिटी, इन सब की डेफिनेशन लिखेंगे। अभी मुझे टेंशन टेस्ट तो खत्म कर लेने दो यार, वेट तो करो। अभी डक्टिलिटी क्या होता है मैंने पढ़ाया तुमको? नहीं पढ़ाया। समझ गए चंदन? परेशान हो जाते हो जब डक्टिलिटी पढ़ाई नहीं तो उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? बिल्कुल क्यों नहीं होता है यील्डिंग? कंप्रेशन में भी यील्डिंग होता है। लेंथ कम होगा, लेंथ कम होगा मतलब यील्डिंग। कंप्लीट। ओके
नेक्स्ट, यील्ड स्ट्रेस फॉर एल्यूमिनियम एंड कॉपर या प्रूफ स्ट्रेस। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे यील्ड स्ट्रेस फॉर एल्यूमिनियम एंड कॉपर या फिर प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, अब ये प्रूफ स्ट्रेस क्या है कि जब हमने टेंशन टेस्ट किया फॉर एल्यूमिनियम एंड कॉपर, तो टेंशन टेस्ट को जब हमने देखा उसके रिजल्ट को, एक टेंशन टेस्ट कर दिया, वही मशीन में किया होगा, अरे वही जो वीडियो दिखाया था उसमें उस ब्लॉक को एल्यूमिनियम का बना के लगा दिया होगा। तो जब ऐसा किया तो हमने देखा कुछ इस तरह का शेप आया एल्यूमिनियम का, कॉपर का। चंदन, नेकिंग का मतलब होता है कि पतला होता जाना, लेकिन जब कंप्रेस करोगे तो वो कंपोनेंट का डाया बढ़ता जाएगा, वो मोटा होता जाएगा, इसलिए नेकिंग रीजन नहीं होता है, यील्डिंग तो होती है। ठीक है, तो इस तरह का कर्व आया, तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जब इस तरह का कर्व आया तो यहां तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो गई, लेकिन सोच के देखो सी पॉइंट हमें नजर ही नहीं आ रहा, यील्ड पॉइंट इज नॉट क्लियर, कहां से यील्डिंग हुई, वो अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, मतलब ये दो एक ऐसे मटेरियल हैं एल्यूमिनियम और कॉपर, जब इस पे टेंशन टेस्ट करते हैं तो यील्ड पॉइंट हमें पता ही नहीं लगता उस ग्राफ में कि भाई यहां से वो सडनली डिफॉर्म हो गया, ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। इस तरह की शेप आई, एक्चुअल शेप है, उसी ग्राफ को उस मशीन ने प्लॉट कर दिया होगा इस तरह का। तो भैया सबसे बड़ी बात कि अगर हमें डिजाइन करना है, सेफ्टी बतानी है, तो स्ट्रेस को किस स्ट्रेस से कम करें, क्योंकि उस स्ट्रेस को यील्ड स्ट्रेस कहते हैं, तो यील्ड स्ट्रेस का पता होना जरूरी है। अभी फेल्योर समझाया था ना ब्रेक के पहले, तो वो यील्ड स्ट्रेस पता ही नहीं लग रही थी यार, मतलब कहां से फेल्योर होगा वो स्ट्रेस का डेटा ही नहीं पता लग रहा था, इस तरह का करवाता है। तो यहां एक तरीका निकाला गया, मतलब भगवान ने नहीं सीधे सीधे बताया, तो हम लोगों ने एक तरीका जनरेट किया। क्या तरीका जनरेट किया कि एक काम करो, ये जो लाइन है शुरुआत की, इसके पैरेलल एक लाइन खींचो और जहां कट कर जाए उसी को यील्ड पॉइंट कहते। कितनी दूर से पैरेलल लाइन खींचनी है वो डेटा याद रखिएगा, वो डेटा याद रखिएगा 0.02%, 0.2%, या इसको बोल सकते हैं 0.002 परसेंटेज, हटा दो, इतना परसेंट की दूर, भाई स्ट्रेन है ना परसेंटेज में होता है ना, तो 0.2% पे एक लाइन पैरेलल खींचो, मतलब ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा ही लो और इसके पैरेलल लाइन खींचो जहां कट कर जाए, उसी को बोलेंगे यील्ड स्ट्रेस। और इस तरह से जो यील्ड स्ट्रेस निकाली गई, इसी को पुकारा गया प्रूफ स्ट्रेस। हर मटेरियल के लिए प्रूफ स्ट्रेस निकालने की जरूरत नहीं होती, उस मटेरियल के लिए प्रूफ स्ट्रेस निकालने की जरूरत होती है जो अपनी यील्ड स्ट्रेस नहीं बताते, जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर। तो आप इसको बना लो, कुछ ना समझ में आया तो पूछो, फिर मैं लिखवा देता हूं पूरी बात को।
विशाल साहू ब्रेक के पहले इतना समझाया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी और परमिसिबल स्ट्रेस भूल गए? ये तो आप अभी ज्वाइन हुए हो, तो वो वीडियो को आप देखना घर पे दोबारा से, सब पढ़ा चुके हैं। परमिसिबल स्ट्रेस और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों को ब्रेक के पहले बताया था। परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब होता है, फिर से सुन लो, सिग्मा परमिसिबल कोई पूछे तो वो होता है SYT या सिग्मा YT भी बोलते हैं, डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये ब्रेक के पहले पढ़ा के गए, फिर से पूछ रहे हो आप, इसका मतलब आपने ज्वाइन नहीं किया। फिर से बता दूं, एल्यूमिनियम के लिए जब टेस्ट हुआ तो एल्यूमिनियम का ये जो रेड वाला कर्व है, ये वो मशीन ने बनाया, जो मैंने वीडियो दिखाया था आपको। अब जब इस तरह का कोई कर्व आया तो देखो यील्ड पॉइंट दिखना चाहिए ना आंखों की, कि इस पॉइंट के बाद एकदम से लेंथ चेंज हो गई, बढ़ गया, ड्रास्टिक चेंज। जैसे याद करो माइल्ड स्टील में सडनली C के बाद लार्ज डिफॉर्मेशन आता था, लेकिन यहां देखो आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि किस पॉइंट के बाद लार्ज डिफॉर्मेशन आया। तो कहीं तो होगा वो जो नहीं दिख रहा है। तो उसका तरीका ये निकाला गया कि स्ट्रेन वाली एक्सिस में 0.2% आगे बढ़ो और वहां से एक पैरेलल लाइन खींचो, इस लाइन के जो इनिशियली कर्व है वो तो स्ट्रेट लाइन होगा, और वो लाइन ये पूरा स्ट्रेट लाइन, OA इज पैरेलल टू दिस येलो लाइन, और जहां ये लाइन कट कर जाए इस कर्व को, उसी पॉइंट को यील्ड पॉइंट माना गया था। MD नदीम, ऊपर यील्ड की डेफिनेशन लिखाई हुई है, यील्ड पॉइंट की डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, C पॉइंट की, लोअर यील्ड पॉइंट या यील्ड पॉइंट पढ़ो। उसमें क्या है कि यील्ड पॉइंट का मतलब है कि आफ्टर दैट पॉइंट कंपोनेंट अंडरगोज लार्ज डिफॉर्मेशन। ये ब्रेक लेने पे इतना कुछ भूल गए ब्रेक के पहले वाला, इसीलिए ब्रेक नहीं देना चाहिए। चलो लिख लो इसके बारे में, मैं बोलता हूं, इसके बारे में लिख लीजिए, मैं बोलता हूं। आ गया नदीम याद तुमको? लिखो, लिखिए इसके बारे में। देर आर सम मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम, देर आर सम मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर which do not have which do not have an obvious yield point. An obvious yield point. Hence, to find out yield point, hence to find out yield point, hence to find out yield point, an offset OFFSET
an offset method is used. An offset method is used in which offset method is used in which a line parallel to initial straight line in which a line parallel to initial straight line a line parallel to initial straight line is drawn through a point having 0.2% strain, having 0.2% of strain. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रूव स्ट्रेस क्लियर है भाई सबको? मतलब ये मजबूरी में यील्ड स्ट्रेस निकाली गई भाई। देखो रिवाइज करना, कई लोग बीच में ज्वाइन हो जाते हैं, कई लोग भूल जाते हैं ब्रेक के पहले का। एक ही तरीका है माय डियर, अगर आप भूल रहे हैं तो रिवाइज करो। आज की क्लास और बेसिकली कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्योरी आपको भली हो सकता है बोरिंग रही हो, पर माय डियर इसका बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसका बहुत सारा यूज है सोम में। तो गलती से मतलब 2 दिन अच्छे से पढ़ लो, पूरा सोम ईजी लगेगा आपको, ठीक है। और आज ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होंगे आपसे घर जाके, पहले ये थ्योरी कंप्लीट हो जाने तो फिर क्वेश्चन होंगे आपसे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, टेंशन टेस्ट। टेंशन टेस्ट फॉर कास्ट आयरन। टेंशन टेस्ट फॉर कास्ट आयरन, या यही लिख देते हैं और ब्रिटल मटेरियल, एक ही साथ सब कर लेते हैं। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल। अब ब्रिटल मटेरियल की डेफिनेशन ही क्या होती है कि जिनमें यील्डिंग का मतलब है कि एलोंगेट होना आफ्टर पॉइंट सी। यील्ड पॉइंट के बाद वो जो लार्ज डिफॉर्मेशन देखा था ना आपने, उसी को बोलते हैं यील्डिंग। यील्डिंग वर्ड का मतलब यील्डिंग हो गई, मतलब लार्ज डिफॉर्मेशन आ गया। वो लार्ज डिफॉर्मेशन ना आए उसे ब्रिटल बोलते हैं। और जिनमें लार्ज डिफॉर्मेशन आए आफ्टर पॉइंट सी, अभी मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस की, तब ज्यादा बात करेंगे, लेकिन मोटी मोटी बात तो कर ही लेते हैं कि सी पॉइंट के बाद अगर कोई ज्यादा खिंच रहा है, आफ्टर पॉइंट सी अगर कोई ज्यादा खिंच रहा है और सी पॉइंट के बाद अगर कोई कम खिंच रहा है, तो जो ज्यादा खिंच रहा है वो ज्यादा डक्टाइल है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये बात लागू होती है आफ्टर पॉइंट सी। आफ्टर पॉइंट सी जो भी मटेरियल ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा डक्टाइल है। सी के बाद मतलब सी के पहले का ग्राफ नहीं देखना है आपको। हो सकता है कोई मटेरियल सी तक बहुत खिंच रहा हो लेकिन सी के बाद फिर नहीं खिंच रहा है, और सी के बाद अगर नहीं खिंच रहा है, अलोंगेट नहीं हो रहा है, फ्रैक्चर हो जा रहा है, तो माय डियर वो ब्रिटल है। जैसे तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, रबर डक्टाइल है कि ब्रिटल? जल्दी से बताएं सब लोग, रबर डक्टाइल है कि ब्रिटल? या 2 क्वेश्चन के आंसर करो, स्टील और रबर में कौन ज्यादा डक्टाइल है? मेरे 2 क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है कि रबर और स्टील में कौन ज्यादा डक्टाइल है,
और दूसरा क्वेश्चन है कि रबर डक्टाइल है या ब्रिटल है या हाईली डक्टाइल है, वेरी वेरी हाईली डक्टाइल, बताओ। बिल्कुल चंदन कुमार, पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं तब पढ़ते हैं इसको। कौन ज्यादा डक्टाइल है? तो ज्यादातर लोग आंसर सही दे रहे हैं। स्टील इज मोर डक्टाइल देन रबर। बेसिकली रबर जो है ना वो ब्रिटल मटेरियल की कैटेगरी में आता है। तो आपको सर रबर तो बहुत खिंचता है, शायद आपने सुना नहीं। बहुत खिंचे, बहुत एलोंगेट हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। आफ्टर पॉइंट सी, मतलब जब रबर को खींचोगे फिर उसका सी पॉइंट कहीं अचीव होगा, उसके बाद जब रबर को खींचोगे ना तो वो टूट जाता है। तो रबर ब्रिटल मटेरियल है। माइल्ड स्टील सी के बाद एलोंगेट होता है। स्टील डक्टाइल मटेरियल है। खैर हम आ जाते हैं कास्ट आयरन पे। बहुत अच्छी बात है। नदीम, क्लियर हो गया तुम्हें? रबर ब्रिटल, देखो मैंने फिर से बोला, एग्जामिनर देखो कैसे फंसाता है आपको कि रबर और स्टील में कौन ज्यादा डक्टाइल है। आपको लगेगा रबर बहुत खिंचता है, स्टील उतना नहीं खिंचता है। पर माय डियर, एलोंगेट होना जो ज्यादा हो वो ज्यादा डक्टाइल है। लेकिन आफ्टर पॉइंट सी, आफ्टर पॉइंट सी दिमाग में बिठाओ। क्लियर? एवरीवन क्लियर है भाई? सब लोग बताओ जल्दी से, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अब वही टेस्ट जब कास्ट आयरन के ऊपर किया गया ना, तो कास्ट आयरन के ऊपर जो टेस्ट किया गया यही देख लेते हैं। अब टेस्ट वाली मशीन तो आप देख ही चुके हो, टेस्ट भी देख चुके हो सब। कास्ट आयरन के ऊपर जब वही टेंशन टेस्ट किया गया, वही कंपोनेंट उसी तरह से टेस्ट हुआ होगा। तो जब इसको पुल किया गया तो इसमें अंत में जब ये फ्रैक्चर हुआ तो इसमें कप एंड कौन नहीं बना, इस तरह से फ्रैक्चर हुआ। ग्रेनुलर ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। यील्डिंग नहीं हुई कि मतलब आफ्टर पॉइंट सी नहीं खींचा, सी तक तो खींचा, सी तक तो एलोंगेट हुआ, और उसके बाद ये सी पॉइंट ना नाम दे, इसको नाम दे देते हैं अपन लोग बी, इलास्टिक लिमिट। और फिर ये आया सी, और सी पे ही खत्म। यील्ड पॉइंट के बाद कुछ नहीं। सी तेजा, इफ अ कंपोनेंट is elongate after point C, till point C it will elongate. It doesn't mean it is ductile or brittle. After point C, if the component undergoes deformation, after point C, if the component undergoes more deformation, if a component after point C goes less deformation, the component which has more deformation after point C, everything after point C we have to calculate. So after point C, if the deformation we calculated is more than, for other material is less, so the component having more deformation after point C, that is more ductile. So rubber, when you pull the rubber till point C, it will elongate, but after point C it will not elongate, it will break. But mild steel will elongate after point C also. So after point C, mild steel will elongate, but rubber
up to point C it will elongate, but after point C it will undergo fracture. So rubber is not ductile, rubber is brittle material. अभी डेफिनेशन भी लिखेंगे, फिलहाल ये है टेंशन टेस्ट, जैसे दिख भी रहा है पीपी लगा है। यहीं पे कंप्रेशन टेस्ट भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कंप्रेशन टेस्ट यही कर लेते हैं, वही कंपोनेंट, आपका प्यारा कंपोनेंट। कंप्रेशन टेस्ट कर देते हैं भाई। तो कंप्रेशन टेस्ट में याद रखना आप, बड़ा खतरनाक है यार। कंप्रेशन टेस्ट में ये जो फेल होता है, ये ग्रेनुअल ट्रांसवर्स फेल्योर नहीं होता है, ये शियर से फेल होता है। 45 डिग्री भाई, कपन कौन नहीं बनता है। और ऐसा क्यों होता है ये आगे चल के हमें पता चलेगा। शियर फेल्योर, अंडर कंप्रेशन, कितने डिग्रीज होता है? 45 डिग्री, एंगल वही 45 डिग्री। शियर फेल्योर होता है। क्यों होता है? ये बात प्रिंसिपल स्ट्रेसेस चैप्टर से निकल के आई है, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस चैप्टर इत्तेफाक से आपके सिलेबस में नहीं, और है भी तो बहुत ना के बराबर है, इसलिए थोड़ा मान ही लीजिए इसको। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया है कि कंप्रेशन टेस्ट में कास्ट आयरन कैसे फेल होता है। ध्यान रखना, किससे फेल होता है? शियर से। बहुत इंपॉर्टेंट। और एक और जरूरी बात, ग्राफ बना देते हैं, और ग्राफ में ध्यान रखना, कंप्रेशन में भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब ये हाइट और नीचे वाली हाइट में, नीचे वाली हाइट ज्यादा है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई। अच्छा, ये tan थीटा ये हो जाएगा E कास्ट आयरन का। चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सो डोंट वरी। है बहुत छोटा सा रूप है, इसलिए कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं, जितना है उतना हम पढ़ लेंगे, पर डिटेल में नहीं।
नोट हो गया भाई? और फैलेगा, फैलते हुए शियर होगा, उसी को बोलते हैं बल्जिंग फेल्योर। अभी आ रहे हैं भाई, धीमे धीमे मुझे आने दो हर टॉपिक पे, एकदम से थोड़ा ना कुछ हो जाता है। हो गया? ठीक है, बात बंद करिए। देखिए, डक्टाइल मटेरियल की बात करें, डक्टाइल मटेरियल की अगर हम बात करें तो डक्टाइल मटेरियल ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है कंप्रेशन। और सबसे वीक होता है शियर। इस तरह से लिख सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, और फिर होती है शियर स्ट्रेंथ। मतलब सबसे कमजोर शियर में होता है। सो डक्टाइल मटेरियल वीक इन शियर, ठीक है। और अगर हम ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो ब्रिटल भी सबसे स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन में होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही इसकी सबसे ज्यादा होती, फिर शियर स्ट्रेंथ होती, और सबसे कमजोर होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि ब्रिटल मटेरियल आर वीक इन टेंशन।
सीधी सीधी बात हम बात करें अगर डक्टाइल फेल्योर अंडर टेंशन, तो इस पे बात हो चुकी है डक्टाइल फेल्योर की टेंशन में। अब तो याद भी हो गया होगा कप एंड कोन। तो अगर इसको हम टेंशन टेस्ट में फेल कराएं तो एक कप एंड कोन बनाता है, डिटेल में पढ़ चुके हैं। बनाया भी था अपन। कप एंड कोन फेल्योर, ठीक है। फिर ध्यान रखिएगा डक्टाइल मटेरियल फेल्योर, अंडर कंप्रेशन। ये एंगल ही आपको मैंने बताया था कितने डिग्री होता है, 45 डिग्री। कंप्रेशन का देख लीजिए क्योंकि ये नहीं बताया था आपको। क्योंकि कंप्रेशन टेस्ट में जब हम एक मटेरियल को, डक्टाइल होना चाहिए, कंप्रेस करेंगे तो होता ये है कि ये बैरल शेप का बदल जाता है। बैरल मतलब ढोलक जैसा हो जाता है, इस तरह से चारों तरफ से फैल जाता है। इसको बोलते हैं बल्जिंग हो गया, ठीक है। बल्जिंग हो जाता है और फिर इसमें इस डायरेक्शन में फेल्योर होता है, 90 डिग्री फेल्योर होता है। बल्जिंग फेल्योर बोलते हैं कंप्रेशन। इसी को बोलते हैं बल्जिंग। बल्जिंग फेल्योर या इसका सीधे सीधे मतलब होता है यील्डिंग इन कंप्रेशन। एंगल याद रखिएगा 90 डिग्री पे, ठीक है। और ब्रिटेल का तो ऊपर बता ही दिया कि ब्रिटेल का तो ऊपर यहां पे बता ही दिया हमने। ब्रिटेल में ग्रेनुअल ट्रांसफर फेल्योर होता है टेंशन टेस्ट में, और ब्रिटेल में शियर फेल्योर होता है कंप्रेशन टेस्ट। तो आई थिंक अब सारी बातें क्लियर हो गई। कोई डाउट हो किसी को पूछ लीजिए भाई। क्या बल्जिंग क्लियर हो गया सबको? बैरल शेप में बदल जाता है। बैरल नहीं जानते हो यार, पानी जो मूवीज होती हैं उनमें वो पानी भरा रहता है, पानी वाले वो ड्रम से होते हैं, बैरल शेप के होते हैं, इस तरह से बैरल से। हाँ, आज जितना पढ़ा है उससे PYQ लगाइएगा, पर आज ज्यादा होंगे नहीं आपसे क्वेश्चन, कल सारे होने लगेंगे इस चैप्टर के, क्योंकि अभी तो बेस बन रहा है। असली डेफिनेशन तो अब शुरू होंगी इस टॉपिक के बाद। हाँ, जितने हो जाए उतने लगाइएगा। खैर ज्यादा क्वेश्चन आज नहीं होंगे, पहले ही बता दूंगा आपको।
हाँ ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं हम लोग। जैसे अब जान ही रहे हैं तो यहाँ जान लेते हैं कि डक्टाइल मटेरियल फेल्योर अंडर ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में कैसे फेल होगा? जैसे इस मटेरियल को हम लोग ट्विस्ट करा दें, टॉर्क लगा दें, इस तरह से इसको घुमा दें, तो देखते हैं कि ये जो फेल होता है ये यहीं से सीयर हो जाता है, यहीं से सीयर हो जाता है। सीयरिंग at 0 degree from क्रॉस सेक्शनल प्लेन, और इस फेल्योर को बोला जाता है स्मूथ ट्रांसवर्स फेल्योर। स्मूथ ट्रांसवर्स फेल्योर। और एक आखिरी फेल्योर बचा है कि ब्रिटल को मटेरियल अंडर ट्विस्टिंग। ब्रिटल को अगर फेल्योर, और एक आखिरी फेल्योर बचा है मटेरियल अंडर ट्विस्टिंग। ब्रिटल को अगर ट्विस्ट किया जाए तो ये इस तरह से 45 के एंगल से क्रैक प्रोपगेट होता है, 45 डिग्री फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल प्लेन बोल दो। और इसका नाम है हेलिक्वाइड फेल्योर। यस कथित, यू आर राइट। तो ये सारे फेल्योर मैंने बता दिए जो इस दुनिया में होते हैं। तुम्हें क्या करना है, याद कर लेना है। यार आएगा तो ऑब्जेक्टिव ही, याद ही कर लो, इतना दिमाग क्यों लगाना है। और बहुत क्वेश्चन आए यहाँ से। डक्टाइल मटेरियल को जब ट्विस्ट करो, माइल्ड स्टील को जब इस तरह से ट्विस्ट करो, इस तरह से घुमाओ,
जैसे आप पेचकस से घुमाते हो, तो डक्टाइल मटेरियल जो है ना, यहां से शियर होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री किससे? क्रॉस सेक्शन से। क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ये है ना क्रॉस सेक्शन पे। और अगर ब्रिटल को आप ट्विस्ट करो तो 45 डिग्री एंगल से शियर नहीं होता है, ध्यान रखना, क्रैक प्रोपगेट होता है। पर नाम याद रखो, उसको बोला जाता है हेलिकॉइड फेल। हेलिकॉइड स्पेलिंग गलत हो गई भाई, HE, हेलिकॉइड, हेलिकॉइड फेलियर, HE है भाई। टेंशन टेस्ट फॉर डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल के टेंशन टेस्ट को एक साथ बना देते हैं कई सारे, जितने कॉमन। तो एक तो पढ़ा ही है हमने, माइल्ड स्टील का है। कास्ट आयरन का अगर बनाया जाए तो हल्का सा इससे थोड़ा नीचे रहता है। ये कास्ट आयरन का है। कास्ट आयरन का ई कम होता है, 120 160 के आसपास गीगा पास्कल। ई माइल्ड स्टील का 200 के आसपास होता है। ठीक है, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम आ जाता है। वुड आ जाता है। कंक्रीट का ई याद रख सकते हैं, 26 के आसपास। रबर का भी बना सकते हैं। तो देखो, जिसका ये एंगल ज्यादा, उसका ई भी तो ज्यादा होगा, यंग्स मॉडुलस ज्यादा, तो ये एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका ई उतना ज्यादा। देखो माइल्ड स्टील का सबसे ज्यादा होगा अगर इन मटेरियल को कंपेयर किया जाए। बना लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कभी कभी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मोर ई, जिसका ई जितना ज्यादा, मोर इलास्टिक, वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक। जिसका ई जितना ज्यादा, वो उतना ज्यादा इलास्टिक। अभी एक थोड़ी देर पहले एक बात सीखी थी कि माइल्ड स्टील रबर से ज्यादा डक्टाइल होता है। एक और बात सीखी कि माइल्ड स्टील रबर से ज्यादा इलास्टिक भी होता है। भले अभी इलास्टिसिटी की डेफिनेशन नहीं लिखी, लेकिन एक आइडिया तो हमें लग ही गया कि अगर इलास्टिसिटी को कंपेयर करना हो तो भैया ई कंपेयर कर लो। जिसका ई जितना ज्यादा उतना ज्यादा वो इलास्टिक। इलास्टिसिटी होती क्या है, बस अब डेफिनेशन ही शुरू होने वाली है, यहाँ से हमें डेफिनेशन लिखनी है। हम आ गए उस टॉपिक पे। अंकित कुमार, एमसीक्यू आप लगा के देखना जाके, तब आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस पूछता है। अभी पहले कंप्लीट करेंगे तो फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे यहाँ पे।
भाई मुझे अपना पार्ट तो कंप्लीट करने दो भाई। नहीं नहीं नदीम, ऐसा नहीं है, डोंट वरी। चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मतलब उनके बारे में जानना है, जान रहे हैं अभी हम। असली चैप्टर तो अभी कल से शुरू होंगे। मतलब ये चैप्टर थोड़ा इंफॉर्मेटिव ज्यादा है, इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी, चीजों के बारे में जान रहे हैं कि कहाँ क्या होता है, क्योंकि मटेरियल को हमने तो बनाया नहीं, भगवान ने बनाया, तो जैसा वो होता है उसे समझ रहे हैं, उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम प्रॉपर्टीज बना नहीं रहे, प्रॉपर्टीज के बारे में जान रहे हैं। CI मतलब कास्ट आयरन, CI का मतलब है कास्ट आयरन। ठीक है, कंक्रीट का भी बना सकते हैं यहाँ पे, तो कंक्रीट का कुछ यहाँ नहीं आता है, एल्यूमिनियम के नीचे। कंक्रीट का भी बना सकते हैं। अब सब याद नहीं करने, मतलब मेरा मेन मोटो था कि जितना ज्यादा ई, मतलब ग्राफ देख के आप बता सकते हो कौन ज्यादा इलास्टिक है। अब हम डेफिनेशन सीखते हैं, तब और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो चलिए पहली डेफिनेशन लिखेंगे, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? इलास्टिसिटी वो तो पहचानना सीख गए हम कि जितना ज्यादा ई वो उतना ज्यादा इलास्टिक। लेकिन डेफिनेशन क्या होती है वो समझो। डेफिनेशन ये है कि आफ्टर रिमूविंग ऑफ लोड, लोड को रिमूव करने के बाद मटेरियल की अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की प्रॉपर्टी को ही हम इलास्टिसिटी कहते हैं। मतलब किसी बॉडी के ऊपर आप लोड लगाओ, हटा दो, वो अपनी शेप में लौट आएगा, उसे हम इलास्टिसिटी बोलेंगे। उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलेंगे। मतलब कोई मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करने की ओर लौटता है। सी के अंदर होगा, सी मतलब यील्ड पॉइंट के अंदर लोड होगा या स्ट्रेस होगी तो अपनी ओरिजिनल शेप पे लौट आएगा। और सी से ज्यादा लोड लगाओगे तो लौटेगा, लौटना तो है ही, लेकिन अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा। लेकिन लौटा ना, तो जो लौटता है अपनी शेप की ओर, मतलब जैसे एक वायर को आपने स्ट्रेच किया, छोड़ा, तो वो हल्का सा लौटा, हो सकता है पूरा ना लौट पाया हो क्योंकि लोड आपने सी से ज्यादा लगाया हो,
सी नाम याद रखना, यील्ड पॉइंट। सो इफ यू रिमूव द लोड बियॉन्ड पॉइंट सी, द मटेरियल वांट्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप बट इट कैन नॉट रीगेन। और इफ द लोड इज विद इन द वैल्यू ऑफ सी, इफ यू रिमूव द लोड मटेरियल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। मतलब ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, अपनी शेप को गेन करने की कोशिश करने की, कभी कर भी लेता है कभी नहीं कर पाता है। जिसमें जितनी ज्यादा होती है वो उतना ज्यादा इलास्टिक होता है। डिफाइन करो इसको। देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय द वर्च्यू, the property of material by the virtue it returns into original dimension, by the virtue it returns its original dimension during unload, during unload is known as elasticity, is known as elasticity। known as elasticity। पर आप छोड़ के लिख दीजिए, मोर द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, मोर द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस मोर द elasticity। तो अगर मैंने ये ग्राफ बनाया था, मैं कहूँ इनमें से सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है, विच वन इज हाईएस्ट इलास्टिक, आंसर इज माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक है। और सबसे कम इलास्टिक कौन है, दैट इज रबर। कैसे पता, ये एंगल जिसका, सॉरी ये एंगल जिसका जितना कम उतना कम इलास्टिक। ये एंगल और कुछ नहीं, ई को बताता है, ई को, यंग्स मॉडुलस को। बताओ भाई, पहचान लोगे कौन कितना इलास्टिक, सीधे चेक करो ई को। ठीक है, ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। ग्राफिकली ये है कि आपने एक रॉड पे लोड लगाया, लोड लगाने के साथ यील्ड हो गया, ओ से मान लो सी बी तक लोड लगाया, बी इलास्टिक पॉइंट था ना, याद करो। ये हो गया लोडिंग का कर्व। मतलब आपने लोड लगाया पी, तो मटेरियल की लेंथ बढ़ गई, कंपोनेंट की लेंथ बढ़ गई। इफ यू रिमूव द लोड इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा लोड हटाने। तो अगर मैं इसको अनलोडिंग का कर्व बनाऊं तो अनलोडिंग का कर्व बिल्कुल उसी प्लॉट के आएगा। ये अनलोडिंग है, मतलब लोड करोगे तो ब्लू वाला जाएगा, अनलोड करोगे तो रेड वाला आएगा। लेकिन सोचो 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 एक सेकेंड, अगर 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 लोड को बी इलास्टिक पॉइंट से आगे लगा दिया, लोड मतलब स्ट्रेस, मतलब हम लोग चले गए बहुत आगे तक, लो यहां तक, खूब आगे तक, ये बी इलास्टिक पॉइंट था।
लेकिन हमने कोई पॉइंट मान लो एफ तक अनलोड किया, एफ तक लोड किया, ये लोडिंग कर्व है। जरूरी थोड़ा ना है कि बी तक आओ और छोड़ दो। मान लो बी के आगे लोड लगाया और फिर अनलोड किया। अब कहानी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू इंक्रीज द लोड बियॉन्ड पॉइंट बी, अच्छा अगर बी के ऊपर आपने लोड लगाया फिर जब आप छोड़ोगे तो अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा और कुछ ना कुछ लेंथ परमानेंटली बची रहेगी। तो अगर अब मैं इसको अनलोड करूं ना, तो अनलोडिंग कर्व में ये बिल्कुल पैरेलल आता है इस इनिशियल लाइन के। दिस इज अनलोडिंग कर्व। और थोड़ा स्ट्रेन बिना लोड के ही हमेशा बच जाता है। इसका मतलब समझो, लोड लगाया, लेंथ 1 mm बढ़ गई, लोड छोड़ा 0.1 mm बची रह गई लोड हटने पे भी। तो देखो ये थोड़ा सा स्ट्रेन बच गया और इस थोड़े से स्ट्रेन को हम लोग कहते हैं परमानेंट सेट। ये ऐसे बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक स्ट्रेन। भैया ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं समझो। मान लो ये मेंबर है, इसकी लेंथ 1 मीटर है, हमने लोड लगाया, इसकी लेंथ हो गई 1 मीटर 0.1 mm, लोड छोड़ा, लेंथ घटी, अब फाइनली बची 1.001 mm। तो 1 mm पहले बढ़ी थी, फिर वो कम हो गई, लेकिन कुछ हमेशा के लिए बच गई ना, कितना 0.01 mm। वो 0.01 mm परमानेंट सेट, और कुछ रिकवर भी तो हो गई 0.99 mm। ये इतना रिकवर हो गई, इसको हम लोग रिकवरी भी बोलते हैं, रिकवरी स्ट्रेन या इलास्टिक स्ट्रेन भी बोलते हैं। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बहुत डरावना कर्व नहीं है। खास बात ये है, सबसे जरूरी बात, जो थीटा यहां होता है वही थीटा यहां होता है। मतलब ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है और इनिशियल स्ट्रेट लाइन के पैरेलल आती है। पहला केस है जब लोड आपने इलास्टिक पॉइंट के अंदर लगाया, 1 मीटर लेंथ खींचा, 1 मीटर 0.5 mm हो गई, लोड छोड़ा, फिर से 1 ही मीटर बची। ये दूसरा केस, लोड लगाया, लेंथ 1 मीटर 0.1 mm हो गई, लोड छोड़ा, लेंथ बची अब 1 मीटर 0.01 mm। क्या बात समझ में आई? कुछ रिकवरी तो हुई। नोट करो, और कोई डाउट हो तो तुरंत पूछो, तब मैं आगे बढ़ता हूं। अब बताओ किसी को डाउट रह गया कि नहीं? क्या क्लियर है यहां तक?
अरे बता तो दो भाई, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो मैं दोबारा रिपीट करूं। इन बड़े बड़े ग्राफों को देख के कंफ्यूज ना हो, बहुत सिंपल ग्राफ बना हुआ है। ये वही बात है कि अगर लोड सी तक लगाओगे तो बिल्कुल पूरी तरह से अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा, स्ट्रेन बचेगा ही नहीं। और लोड अगर बी पॉइंट से, इलास्टिक पॉइंट से ज़्यादा लगाओगे तो स्ट्रेन बचेगा, कुछ परमानेंट चेंजेस आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सिंह, अभी रेसिडुअल स्ट्रेन भी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से 0.1 mm परमानेंट बची रहेगी, 0.01। गुड, सभी को क्लियर हो गया। नहीं करण, ये फिक्स वैल्यू नहीं होता है, वो तो मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया। वो 0.01 याद थोड़ा ना करना है भैया, ये 1 मीटर की लेंथ हो, ये एग्जाम्पल में जो देता हूँ इतने मत याद कर लेना, तो कुछ भी याद कर लेता है, ऐसा थोड़ा ना है। मैं तो बस ऐसे समझा रहा था कि 1 मीटर है, 1 mm बढ़ा, फिर छोड़ दिया, वो कोई डेटा नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे। प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन बिल्कुल अपोजिट है, एक लाइन लिख लो इसके सामने। इट इज द इनवर्स ऑफ इलास्टिसिटी। चंदन कुमार, इट इज नॉट फिक्स डेटा, इज डिपेंड अपॉन लोड। जितना ज्यादा लोड लगाओगे उतना ज्यादा परमानेंट सेट रहेगा, इसलिए वो कोई फिक्स डेटा नहीं होता है, ना कोई परसेंटेज होता है। बस ये पता है कि वो लाइन पैरेलल होती है। प्लास्टिसिटी के सामने एक लाइन लिख दीजिए। इट इज द इनवर्स ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज द इनवर्स ऑफ इलास्टिसिटी। दो डेफिनेशन और लिखो, फिर आज की क्लास को ऑफ करते हैं, थोड़ा जल्दी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे डक्टिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे डक्टिलिटी। अगली डेफिनेशन है डक्टिलिटी। Property. Ductility is the property. Ductility is the property which permit the material to be drawn, DROWN, to be drawn plastically, to be drawn plastically, to be drawn plastically
into the shape of wire into the shape of wire or stretch under the influence of tensile force, without any fracture. ठीक है, तो इसको हम पहले ही समझा चुके हैं कि सी पॉइंट के बाद फ्रैक्चर होने के पहले जो जितना ज्यादा डिफॉर्म हो, सी पॉइंट के बाद फ्रैक्चर होने के पहले जो जितना ज्यादा डिफॉर्म हो वो उतना ज्यादा इलास्टिक, वो उतना ज्यादा डक्टाइल, इलास्टिक तो हो गया, आई एम सॉरी, वो उतना ज्यादा डक्टाइल। और इस दुनिया का सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल है गोल्ड। दूसरे नंबर पे आता है प्लेटिनम। तो लिख दीजिए गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मटेरियल, और डेफिनेशन में क्या लिखाया गया है कि किसी भी मटेरियल को खींच के जितना लंबा स्ट्रेच वायर की शेप में किया जा सकता है, मतलब खींचते जाओ वो लंबा होता है, टूटे ना, वो उतना ज्यादा डक्टाइल। बात वही है कि सी के बाद फ्रैक्चर होने के पहले जितना खींच सकता है कोई, एलोंगेट हो सकता है, वही डक्टिलिटी। तो लिख दो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मटेरियल। और नंबर 2 पे आता है प्लेटिनम। प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन, प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन में लिख लो, इट इज द इनवर्स ऑफ इलास्टिसिटी। जो इलास्टिक नहीं है वो प्लास्टिक है। बड़ी परेशानी है भाई। ठीक है, अब गोल्ड का अगर एग्जाम्पल लो तो गोल्ड का 1 ग्राम को हम 2.5 किलोमीटर वायर में बदल सकते हैं। पूछो 1 ग्राम गोल्ड से 2.5 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं, इतना ज्यादा डक्टाइल होता है। अब वो तो आप समझ ही गए होंगे कि स्टील और रबर में ज्यादा डक्टाइल कौन? स्टील। इलास्टिक ज्यादा कौन? स्टील। ये रबर वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, लिखना चाहो लिख दो, पर ये कोई पूछता नहीं है। एक और डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। मेलेबिलिटी को बोलते हैं हिंदी में मसलना, दबा देना। Malleability related to compression. लिखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल
It is the property of material which permits the material to be extend, which permit the material to be extend. Which permit the material to be extend in all direction without rupture रैप्चर और फ्रैक्चर दोनों एक ही बात है। विदाउट रैप्चर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, मतलब किसी मटेरियल को आप दबाओ, जैसे मैं इसको प्रेस करूं तो ये चारों तरफ फैलता चला जाए, या तो एक सीट में बदलता चला, दबाने से एक सीट में बदले, चारों तरफ फैले बिना टूटे, मेलेबिलिटी बोलता है। एक और डेफिनेशन लिख लो, और मेलेबिलिटी को ऐसे ही बोल सकते हो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल it is the property of material due to which material is converted into a seat. Material is converted into a seat due to compressive load। और एक बार फिर दुनिया का सबसे ज्यादा डक्टाइल गोल्ड है, मलेबल भी गोल्ड है, तो गोल्ड इज मोस्ट मलेबल मटेरियल। दूसरे नंबर पे यहाँ पे भी प्लेटिनम का नाम है, तो गोल्ड ही सबसे ज्यादा मलेबल है और गोल्ड ही सबसे ज्यादा डक्टाइल भी है, तो गोल्ड इज मोस्ट मलेबल। दूसरा नंबर प्लेटिनम का है, सिमिलरली डक्टिलिटी में भी वही है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, कल थोड़ा ज़्यादा लंबा लेके जाएंगे 1:30 2 बजे तक। आज थोड़ा फ्लाइट थी मेरी, तो मॉर्निंग में ही आया हूँ, तो थोड़ा जल्दी छोड़ देते हैं। लेकिन माय डियर, आप वर्क बुक के क्वेश्चन लगाइएगा, पुरानी ईयर के क्वेश्चन लगाइएगा, ज़्यादा नहीं होंगे आज, ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने बेसिक पढ़ा है। अब इससे रिलेटेड जैसे जैसे डेफिनेशन पढ़ते जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो जितने हो पाए देखिएगा जरूर, एक आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन जरूर देखिएगा। ज़्यादा नहीं होंगे, 10 to 20% क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के, बाकी कल थोड़ा सा और पढ़ोगे सारे हो जाएंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा हो ही नहीं पाया आज, तो कल मिलते हैं। टाइमिंग का ध्यान रखना, हम लोग 8:15